स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं अगर आप तलाक का केस फाइल करना चाहते हैं। जी हाँ, स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अनिवार्य हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कंप्लीटली बात करेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं अगर आप तलाक का केस फाइल करना चाहें। जी हाँ, आप बने हैं अशोक पांडे के साथ ऑनलाइन लीगल एडवाइस में। नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसके साथ ही घंटी दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। किसी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए भी बात कर सकते हैं, नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। स्टेप्स में सबसे पहला तो ये कि आपको किसी काबिल लॉयर, यानी अगर आपका परिवार का मामला है, चाहे वो तलाक से संबंधित हो या बच्चे की कस्टडी या एलिमनी या मेंटेनेंस से संबंधित हो या रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, जहां पत्नी छोड़ के चली गई, पति के साथ नहीं रह रही है, वहां पर हो, या कि पत्नी को भरण पोषण मेंटेनेंस का केस चाहिए, या जुडिशियल सेपरेशन, दोनों तलाक नहीं लेना चाहते बट फिर भी अलग अलग रहना चाहते हो, या एनलमेंट का जहां धोखे से शादी हो गई। तो इन सारे जो मामले होते हैं वहां पर आपको किसी फैमिली लॉयर से बात करनी पड़ेगी। या फैमिली लॉयर कौन? जो कुटुंब न्यायालय के फैमिली से रिलेटेड केसेस देखते हैं, जो सारे मैंने आपको बताया ना, ये सारे जो मामले देखते हैं उन्हें फैमिली लॉयर कहते हैं। और अगर किसी का एक्सपर्टीज बेसिकली इसमें नहीं है तो आप जो इसके बारे में जानकारी रखता है फैमिली लॉ के बारे में, आप उस लॉयर को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक काबिल वकील की तलाश करनी पड़ेगी। जब आप तलाश करें तो सबसे पहले एक या दो फर्स्ट और सेकेंड ओपिनियन जरूर ले लें अपने केस में। दूसरा काम, आपको ड्राफ्टिंग करवानी पड़ेगी। ड्राफ्टिंग का क्या मतलब होता है? पिटीशन फाइल होती है कोर्ट में। पिटीशन में 1 2 3 4 5 शुरू से लेके लास्ट तक दोनों पार्टीज का नाम, उसके बाद में फैक्ट्स क्या है, केस के जो तथ्य हैं वो क्या है, तथ्य के बाद में आधार क्या है, किन आधार पे कोर्ट में केस फाइल किया जा रहा है, और उसके बाद रिलीफ मतलब आप जज से, आप कोर्ट से आप चाहते क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। किस में लिखी हुई होती हैं? पिटीशन में। और उसी के साथ में एविडेंसेस लगे होते हैं। मान लीजिए आपको अपनी बात को साबित करने के लिए कोई चीज़ कोर्ट के सामने प्रस्तुत करनी है, चाहे वो रिटन फॉर्म में कुछ डॉक्यूमेंट्स है, कुछ लेटर्स हैं, कुछ एप्लीकेशंस की कॉपी है, पुलिस स्टेशन की कंप्लेंट की कॉपी है, या कुछ और भी। तो ये सारी चीज़ें आपके पिटीशन में ही एनेक्स्ड करके या एनेक्जर बना करके या एग्जिबिट बना करके कोर्ट के सामने फाइल की जाती हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राफ्टिंग। अब ड्राफ्टिंग हो गई। ड्राफ्टिंग के बाद क्या होगा? आपका लॉयर और आप मिलकर के कोर्ट में अपने केस को दायर करेंगे, दाखिल करेंगे, दर्ज करेंगे, फाइलिंग करेंगे। फाइलिंग का जो प्रोसीजर होता है वो क्लैरिकल वर्क है। जी हाँ, जब आप फाइल करते हैं, फाइल करने के टाइम आपकी आइडेंटिटी कोर्ट वेरीफाई करती है, या कोर्ट का जो क्लर्क है, डीए है, वो वेरीफाई करता है, और वेरीफाई करने के बाद में आपको एक डेट दे देता है। जी हाँ, वो चेक करता है पूरी पिटीशन की जो स्पेसिफाइड फॉर्मेट है, जो तरीका है, जो सिस्टम है, उसके हिसाब से बनी है पिटीशन या नहीं। अगर नहीं तो कुछ डिफॉल्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्शंस होते हैं, और इन सारे ऑब्जेक्शंस को रिमूव करके आपकी पिटीशन अल्टीमेटली जज के सामने जाती है, कोर्ट के सामने जाती है। जब कोर्ट के सामने जाएगी तो कोर्ट पहले आपको सुनता है या नोटिस या समन इशू करता है। तो ये तीसरा स्टेज है। कौन सा? समन का या नोटिस का। समन या नोटिस का मतलब ये हुआ तो आपने तो जो कहना था कह दिया। मान लीजिए म्यूचुअल डाइवोर्स है तो दोनों मिलकर के फाइल करते, पति पत्नी मिलकर के फाइल करते, लेकिन जुडिशियल सेपरेशन का केस अलग अलग फाइल होता है, आरसीआर का अलग अलग फाइल होता है, एनलमेंट ऑफ मैरिज का अलग अलग फाइल होता है, तलाक का, डिवोर्स का अलग अलग फाइल होता है। तो ये जो केसेस हैं, चाहे वो मेंटेनेंस से रिलेटेड, एलिमनी से रिलेटेड या कोई और हैं, जहां वन साइडेड आप फाइल कर रहे हो, तो अपोजिट पार्टी को सूचना कैसे मिलेगी, इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी, डिटेल्स कैसे मिलेगी कि आपने क्या फाइल कर दिया उसके खिलाफ में? तो कोर्ट समन भेजती है। समन का मतलब बुलावा। आप भी आइए, आप भी सुनिए, आपके खिलाफ ये बात हमारे सामने आई है, आपका क्या कहना है, आप जवाब दीजिए, कोर्ट ऐसा। तो ये जो समन जाता है, समन को भी भेजने के तरीके होते हैं। एक पर्टिकुलर वीडियो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। समन कई बार बेलिफ के थ्रू जाता है। मान लीजिए लोकली आप मुंबई के मुंबई में रह रहे हैं, दिल्ली के दिल्ली में रह रहे हैं, या एक ही शहर में पति पत्नी दोनों रह रहे हैं, तो समन जो जाएगा वो बेलिफ के थ्रू जाएगा। बेलिफ कोर्ट का ही एक व्यक्ति, एक आदमी होता है जो कोर्ट के नोटिस को पिटीशन के साथ ले जाकर के रिसीविंग करवाता है ऑपोजिट पार्टी को। मतलब पति है तो पत्नी को, पत्नी है तो पति को रिसीविंग करवाता है, उसे हम लोग बेलिफ कहते हैं। और जब बाहर मान लीजिए नागपुर में वाइफ रह रही है, हस्बैंड मुंबई में या दिल्ली में रह रहा है, तो फिर इंडियन पोस्ट के थ्रू जाएगा, रजिस्ट्री के थ्रू जाएगा। और भेजने के साथ में जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप लगती है वो आपको कोर्ट में देनी पड़ती है, या कोर्ट के थ्रू भेजा जाता है, जैसा भी कोर्ट के डायरेक्शन हो। तो ये समन और नोटिस का एक जो प्रक्रिया है वो हो गया। कई बार हमदस्त नोटिस भी होते हैं। हमदस्त नोटिस का मतलब ये होता है डायरेक्टली आप जाएं या आप अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को बोलें कि वो समन या नोटिस या पिटीशन की कॉपी दूसरे अपोजिट स्पाउस को भेजे, अपोजिट पार्टनर को भेजे, अपोजिट पार्टी को भेजे। तो इसे हम लोग हमदस्त समन भी कहते हैं।
कई बार एक और सिस्टम भी है, ऑनलाइन भेज दिया, यानी आपने मेल के थ्रू भेज दिया, लेकिन उसके लिए स्पेशल कोर्ट की परमिशन लेती है। एक्सेप्टेबल है, बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट है, एक्सेप्टेबल है और इससे डिनाई नहीं किया जा सकता। ये भी एक तरीका है, अगर कहीं पे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस है तो आप इसका भी फायदा ले सकते हैं, बट कोर्ट की परमिशन आपको लेनी पड़ेगी अगर आप मेल करते हैं। अदरवाइज बेलिफ का जो मैंने बताया वो एक सिस्टम है, इंडियन पोस्ट का सिस्टम है, हम 10 नोटिस का सिस्टम है, या जैसा भी कोर्ट डायरेक्शन दे। अब जब नोटिस सर्व हो गए तो फिर अगला स्टेप यानी चौथा स्टेप क्या है, वो होता है WS यानी रिटन स्टेटमेंट का और अपीयरेंस का। जो अपोजिट पार्टी, मान लीजिए मैं पति हूं, मैंने अपनी पत्नी के खिलाफ में क्रूएलिटी के बेस पे डाइवोर्स का केस फाइल किया, तो अब पत्नी आएगी, वो जवाब देगी, उसका क्या कहना है वो कोर्ट को बताएगी। तो ये जो बताना है इसको हम लोग बोलते हैं रिटन स्टेटमेंट यानी WS, रिटन स्टेटमेंट, या इसे जवाब भी कहा जाता है, कई जगह पे रिप्लाई भी कहा जाता है कि भाई जवाब दावा प्रस्तुत किया। जवाब दावा प्रस्तुत करने का क्या मतलब है, रिटन स्टेटमेंट सबमिट करने का क्या मतलब है। रिटन स्टेटमेंट जवाब दावा सबमिट करने का मतलब यही है कि जो आपने मेरे खिलाफ में एलिगेशंस लगाए आप उसका जवाब मुझे दे रहे हैं। जी हाँ, जो मैंने एलिगेशंस आपके खिलाफ उसका जवाब आप मुझे दे रहे हैं, कोर्ट के सामने दे रहे हैं, WS के माध्यम से दे रहे हैं। तो जो रिटन फॉर्म में मतलब पैराग्राफ 1 2 3 4 5 6 100 जो भी मैंने एलिगेशंस लगाए उन सारे 1 2 3 4 5 6 100 का जो जवाब वाइफ देगी उसे हम लोग रिटन स्टेटमेंट या रिप्लाई या से भी कहते हैं। अब ये एक प्रक्रिया हो गई। अब इसी प्रक्रिया जब फर्स्ट डेट ऑफ अपीयरेंस होती है तो अपीयरेंस एप्लीकेशन फाइल की जाती है। किसके द्वारा फाइल करेगी, वो जो अपोजिट पार्टी है, मतलब उसने कोर्ट को बता दिया कि हम भी उपस्थित हैं, हमने अपनी उपस्थिति इस मामले में दर्ज करा दी, और लॉयर जो अपोजिट पार्टी का है वो वकालतनामा अपना फाइल करेगा। अब इसके बाद जो अपीयरेंस की और रिटन स्टेटमेंट की बाद की जो डेट्स होती हैं उसमें इंट्रीम ऑर्डर्स। इंट्रीम ऑर्डर्स का क्या मतलब, बच्चा, शादी हो गई, 4-5 साल हो गए, बच्चा भी होगा, भरण पोषण के लिए महिला को या बच्चों को कुछ राशि चाहिए होगी, भाई एजुकेशन के खर्चे वो कौन उठाएगा, कैसे उठाएगा, कोर्ट डिसाइड करेगी। इंटरिम ऑर्डर्स में, जी हाँ, इंटरिम प्रोटेक्टिव जो ऑर्डर्स होते हैं, इंटरिम मतलब बीच केस के चलते हुए जो कोर्ट ऑर्डर पास करती है उसको इंटरिम ऑर्डर कहा जाता है। अगर कहीं भी कोर्ट में बातें हों, बड़ी भारी भरकम बातें हों और इस तरीके के शब्द जैसे हम 10 नोटिस हो गया, रिटन स्टेटमेंट हो गया, या कुछ और अपीयरेंस और से रिलेटेड हो गया, प्लस जो मैंने आपको ये बताया कि भाई आप अपना जवाब दावा प्रस्तुत करें, इस तरीके की जो बात है, मैं बार बार आपको शब्द इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि जब आप कोर्ट में जाकर के खड़े हों तो आपको कंफ्यूजन ना हो और आपको उसका मतलब पता हो। जी हाँ, मैं आपको बोल रहा था इंटरिम ऑर्डर्स के बारे में। इंटरिम ऑर्डर्स का मतलब कोर्ट में जो केस चल रहा है वो 1 साल, 2 साल, 3 साल या ज़्यादा भी चल सकता है, तो इसके बीच में बच्चों का जो भरण पोषण है उसका क्या कर रहेगा, वाइफ रहेगी तो फिर कहाँ रहेगी, अगर एक दूसरे पार्टी से कुछ खतरा है, कुछ डेंजर है, तो प्रोटेक्टिव ऑर्डर्स भी कोर्ट इशू करती कि भाई आप इनके घर मत जाओ, आप इनके घर में मत जाओ, बट कहाँ रहेगी वाइफ इसका भी निर्णय किया जाता है। बच्चों की एजुकेशन, चाइल्ड कस्टडी, विजिटिंग एक्सेस और बाकी सबसे संबंधित भी कोर्ट डिसाइड करती है इशूज़। तो इससे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग इंटरिम ऑर्डर्स कहते हैं। या कोई और भी, मान लीजिए वाइफ का स्त्री धन या ज्वेलरी हस्बैंड के पास में रखा था, वो वाइफ को वापस चाहिए, तो उसके लिए इंटरिम ऑर्डर्स वाइफ कोर्ट में फाइल करेगी, इंटरिम ऑर्डर के लिए एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल करेगी। अब चलिए इंटरिम ऑर्डर्स की भी बात हो गई। इसके बाद ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होती है। जी हाँ, एफिडेविट फाइल करना पड़ता है हस्बैंड को भी, वाइफ को भी, कि मतलब आपने जो भी कहा है सही कहा है, जो आगे कहेंगे वो सही कहेंगे, और उसके हिसाब से जो आपके अब ट्रायल शुरू होने वाली है, जहां पे आपका एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन, सच का सच और झूठ का झूठ साबित होने की कगार पे आपका केस आने वाला है, उसके पहले आपको जो एफिडेविट फाइल करना होता है, जहां पर आप अपने सारे तथ्यों को वास्तविकता के साथ कोर्ट के सामने प्रेजेंट करते हैं और आप शपथ लेते हैं कि आप कोर्ट के सामने किसी भी झूठे या गलत तथ्यों को प्रस्तुत ना करेंगे, नहीं करेंगे, और जो भी कोर्ट के सामने आप बात कहेंगे वो सच कहेंगे। ये एफिडेविट में आप लिख करके सबमिट करते हैं। फिर जो ट्रायल की प्रक्रिया है वहां पर एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू हो जाता है। एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन का मतलब यही है कि एक दूसरे को क्रॉस किया जाता है कि आपने ये कहा तो कहा सच या झूठ। अब इसी को जो आप एग्जामिन और उसका ऑपोजिट जो काउंसिल है वो क्रॉस एग्जामिन कहेगा, मतलब आप उसको काटने की कोशिश करेगा कि नहीं आप इस बात को झूठ कह रहे हैं और इस बात को सच कह रहे हैं, तो व्हाटएवर। तो इसे हम लोग एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन का प्रक्रिया कहते हैं, जो कि डॉक्यूमेंट्स के बेस पे साबित होता है, विटनेसेस के बेस पे, डायरेक्ट एविडेंसेस, इनडायरेक्ट एविडेंसेस के बेस पे साबित होता है। और ये मैंने आपको 5-6 स्टेप्स इन्वॉल्व किए जहां तक एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन की प्रक्रिया। शुरू में क्या बताया, लॉयर फाइंड कीजिए, ड्राफ्टिंग कीजिए, ड्राफ्टिंग करने के बाद में पिटीशन को कोर्ट में फाइल कीजिए,
पिटीशन फाइल करने के बाद कोर्ट से अपोजिट पार्टी को समन या नोटिस सर्व होंगे। नोटिस सर्व करने के बाद में जो अपोजिट पार्टी है वो कोर्ट में आएगी और अपना रिटन स्टेटमेंट सबमिट करेगी और अपीयरेंस फाइल करेगी। इसी अपीयरेंस के बेस्ड में कोर्ट कोशिश करेगी कि मीडिएशन सेंटर में आपका मामला जाए और मीडिएशन हो जाए। फर्स्ट सेकेंड थर्ड राउंड मीडिएशन जितनी भी जैसी रिक्वायरमेंट है वो मीडिएशन चले, जिससे आपका मामला समझौते में निपट जाए। और फिर भी नहीं निपटता है तो रिटन स्टेटमेंट फाइल करने के बाद आगे जो अपीयरेंस की प्रोसीजर है उसके बाद में आपको इंटरिम ऑर्डर्स के बारे में बहस करनी पड़ती है, बात करनी पड़ती है कोर्ट से। इंटरिम ऑर्डर्स के सारे जो एप्लीकेशन है वो डिसाइड करने के बाद जो पार्टीज हैं वो एफिडेविट फाइल करते हैं। एफिडेविट फाइल करने के बाद एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन यानी ट्रायल की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसके बाद की जो प्रक्रिया है वीडियो पार्ट 2 में बताएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप समझते। तो ये 5-6 चीजें मैंने आपको जो डिटेल में बताई, एक बार फिर से आप वीडियो को देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको शायद याद भी हो जाए। तो ये है प्रक्रिया। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही कमेंट कर सकते हैं आप। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर इसी पर्पस के लिए दिया गया। साथ ही मैं हर दिन कोशिश करता हूं कि लगभग 100 से 200 कमेंट का जवाब दूं। सभी का तो जवाब मैं नहीं दे सकता, इस वजह से 100-200 जो मुझे कमेंट्स दिखते हैं ऊपर ऊपर उन सभी का मैं जवाब देता हूँ। आप भी सवाल पूछ सकते हैं, आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश मेरी रहेगी। आपने अपना कीमती और महत्वपूर्ण समय जो मुझे दिया इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहें, ध्यान रखें अपना।